हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसोफर। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान होंगे जिनका एग्ज़ाम इस बार क्लियर नहीं हुआ। जिनका क्लियर हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिनका क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम, वो अपनी तैयारी दिसंबर के लिए फिर से कंटिन्यू जारी रखें और अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप वे में इस बार पढ़ाई करें, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। मिनिमम आपके पास, मान लीजिए मैक्सिमम अगर टाइम आप देखेंगे तो आपके पास आज से लेकर के 60 डेज का टाइम बचता है, मान के चलो। ठीक है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने का टाइम आपके पास है। ठीक है, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, बट अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि दिसंबर में ही एग्जाम होगा। हो सकता है दिसंबर के लास्ट में एग्जाम हो या जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में एग्जाम हो। ठीक है, रिजल्ट अभी आया है। कुछ बच्चे रिजल्ट को लेकर परेशान हैं क्योंकि उनके मार्क्स, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स 99 या किसी का 93, 94 इस तरीके से मार्क्स आए हुए हैं, बट उनका नेट नहीं क्लियर हो पाया। ठीक है, जिनके 99 थे उनका तो उम्मीद था कि जेआरएफ हो जाएगा, बट एग्जाम में कुछ रिजल्ट्स को लेकर जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें ऊपर नीचे मार्क्स हो जाते हैं। उनको लेकर के आप बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। आप कोशिश करें कि दोबारा से तैयारी करें, और जो रिजल्ट आपका चला गया अब उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट बार बार डिक्लेरेशन नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे चैनल पे आप लोग देख रहे होंगे या बहुत बहुत सारी चीजें आपको सुनने में आ रही होंगी कि रिजल्ट दोबारा से डिक्लेयर होगा, इस तरीके से न्यूज सामने आ रही होंगी। तो रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर बहुत कम ही चांस है, या फिर अगर हड़ताल हो, कुछ हो, ऐसी चीजें हो तो तब जाकर एनटीए कुछ परिवर्तन कर सकती है। अदरवाइज रिजल्ट में अब मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होगा। ठीक है, तो रिजल्ट अब चेंजेस होने के 0.001% चांसेस हैं। तो आप रिजल्ट को अब छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, बट अब अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू आगे रखिए। और हाँ, दूसरी चीज याद ध्यान क्या रखना है आपको कि जब आप इस बार दिसंबर के लिए जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप केवल और केवल केवल प्रैक्टिस सेट लगाएं बस। ठीक है, केवल 2 महीने का काम आपका क्या होगा, ओनली प्रैक्टिस सेट लगाना है। और प्रैक्टिस सेट को ऐसे आंख बंद करके नहीं लगाना। प्रैक्टिस सेट में लगाना क्या है आपको, जो क्वेश्चन आप लगा रहे हो, थियरी, थिंकर्स, आईजीपी, आईआर, जहां से भी क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को आप लगाओ, और क्वेश्चन जहां से गलती हो रहा है आपसे, उस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन को नोट कीजिए और वो टॉपिक आप दोबारा से पढ़िए। ठीक है, तो इस तरीके से आप, मान लीजिए अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से 100 क्वेश्चन में से आपके मान लीजिए 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको उन्हीं 20 टॉपिक को पढ़ना है, ना कि पूरी बुक को। या इस तरीके से आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपका प्रिपरेशन जल्दी होगा और आपको जेआरएफ करने में हेल्प भी मिलेगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कार्ल मार्क्स के ऊपर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और दूसरी चीज हमें और क्या समझनी है कि हम जो आज कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली कार्ल मार्क्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, फिर मार्क्सवाद क्या है, ठीक है, मार्क्सवाद के अलावा फिर इसके बाद इसकी मार्क्स की कौन कौन सी बुक्स हैं, उन बुक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, किस बुक्स में क्या कहा गया है, इन सब चीजों को लेकर के एक एक पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ कुछ मार्क्स के कुछ साथ, जैसे साथी एंगल्स थे, एंगल्स की बुक्स को पढ़ेंगे, एंगल्स के आइडियाज को देखेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसी बुक्स होंगी जो मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर लिखी हुई हैं, उन सबको भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। और वीडियो को आप लोग प्लीज लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। स्किप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आती है बीच में, फिर आप का ज्यादा मतलब कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है एग्जाम टॉपिक से। ठीक है, तो देखते हैं सामान्य परिचय क्या है कार्ल मार्क्स का। अब देखिए, पहली बात, आपको सामान्य परिचय से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है, जैसे कि अभी रिसेंटली में बीपीएससी ट्री का एग्जाम हुआ था। आई थिंक बीपीएससी ट्री के एग्जाम में अरस्तु की वाइफ का नाम आई थिंक पूछा गया था, कुछ ऐसे क्वेश्चन था वहां पर, ये उनकी माता का नाम, कुछ ये उनकी पत्नी का नाम ना, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसके बिहाफ पर, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ए टू जेड चीजें देखने को मिलेंगी। आपकी मर्जी है, आप अगर नेट के स्टैंडर्ड से आप पढ़ेंगे तो आप छोटी चीजों को स्किप कर सकते हैं, आप कॉन्सेप्चुअल चीजों को सीखने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ याद करना या उनकी डिमाइस याद करना, ये सब जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जन्म इनका 5 मई
1818 ईस्वी में जर्मनी के राइनलैंड के एक नगर ट्रीविज में यहूदी परिवार में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इनका जन्म जो हुआ है जर्मनी में हुआ है। और एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स जो थे किस देश के औपचारिक निवासी थे। ठीक है, किस देश के औपचारिक निवासी थे या किस देश के नागरिक थे। ठीक है, तो नागरिक तो किसी भी देश के नहीं थे, क्योंकि कभी इस देश में रह रहे हैं, कभी बर्लिन में रह रहे हैं, कभी फ्रांस में रह रहे हैं, कभी कहीं रह रहे हैं, तो उनका एक निर्वासित जीवन कहीं ना कहीं बीत रहा है। तो इस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो उनका आप ध्यान रखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने जर्मनी लगाया था, है ना। जर्मनी तो मैंने खुद लगाया था, मैं दूसरों की क्या बात करूं, है ना, क्योंकि एग्जैक्टली उस टाइम पे हो क्या रहा था कि एग्जाम में जब मैं बैठा था तो लास्ट के उस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया था कि मैं बाद में करूंगा। फिर जब मैंने कैलकुलेशन देखा कि मेरे एक क्वेश्चन रह रहा है ना, लास्ट में सबमिट करने से पहले कुछ सेकंड रह गए थे, 5-7 सेकंड पहले मैंने देखा कि क्या था, तो मैंने उस टाइम पे फिर जर्मनी लगा दिया। मैंने कहा जर्मनी में इनका जन्म हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी के ही नागरिक होंगे, बट ऐसा नहीं था। ठीक है, तो मिस्टेक सबसे होती है ना, आपसे भी गलतियां होती रहती हैं, हम लोग भी गलतियां करते हैं। ऐसा कोई नहीं कि आप ये मत सोचो, आप ये मत धारणा बना के चलो जो टीचर पढ़ाता है वो बहुत महान होगा, बहुत, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, सारे टीचर्स हमेशा रिवीजन करते रहते हैं, जैसे आप लोग रिवीजन करते हो वैसे हम लोग भी रिवीजन करते हैं। गलतियां होना एक ह्यूमन एरर है, सबसे गलती होती है, आपसे भी होगी, हमसे भी होगी। ठीक है, ये बात की बात है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि इनका जो कनेक्शन है ये एक यहूदी परिवार से है और इनका जो जन्म हुआ है जर्मनी के राइनलैंड नगर में हुआ है। ठीक है, इनके पिता का नाम है हर्चेल मार्क्स, जो एक वकील थे पेशे से। जब कार्ल मार्क्स 6 वर्ष थे तब इनके पिता ने यहूदी मत का त्याग करके ईसाई धर्म में इन्होंने शिक्षा ली या दीक्षा ली इन्होंने। ठीक है, यानी मार्क्स के 6 वर्ष की अवस्था में, जब मार्क्स 6 वर्ष का था तब मार्क्स के पिता ने क्या किया, यहूदी धर्म को छोड़ दिया और इन्होंने ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ चीजें आपको ऐसे बेसिकली याद रखनी है तो याद रख लीजिए, अदरवाइज इसको आप ना याद करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोर्न ऑन 5th May 1818, treatise a town Rhineland Germany in a Jewish family। ठीक है, फादर इनके हर्सल मार्क्स who was a lawyer। When Karl Marx was 6 years old, his father renounced Judaism and converted to Christianity। अब देखिए धर्म परिवर्तन का कार्ल मार्क्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपने देखा होगा कि मार्क्स ने क्या बोला, मार्क्स ने बोला कि धर्म क्या है, एक अफीम के समान है। ठीक है, अफीम है एक धर्म। इस धर्म परिवर्तन का कार्ल मार्क्स पर प्रभाव पड़ा है। इसी कारण कार्ल मार्क्स जो है धार्मिक चेतना का विरोधी था तथा यहूदियों की कटु आलोचना की है और अंततः धर्म को अफीम और उत्पादन शक्तियों के अनुरूप मतवाद की संज्ञा दी है। तो कार्ल मार्क्स के जीवन में जो उसके पिता ने धर्म परिवर्तन किया, क्रिश्चियनिटी को अपनाया, तो उसका प्रभाव जो है कार्ल मार्क्स के ऊपर पड़ा, कार्ल मार्क्स की रचनाओं में देखने को मिलता है। फिर आगे कार्ल मार्क्स ने क्या किया, धर्म के प्रति अपना विद्रोह जताया और मार्क्स ने कहा कि धर्म क्या है, मिथ्या चेतना है। ठीक है, मिथ्या चेतना इसलिए भी है क्योंकि लोग धर्म के पीछे क्या होते हैं, पागल बने रहते हैं। यह जैसे लोग अफीम को, अगर कोई एक बार अफीम का नशा चख ले तो वो अफीम के नशे के पीछे हमेशा पागल रहता है। वैसे ही अगर व्यक्ति को धर्म के मामले में यह धर्म का चस्का लग गया तो वो धर्म में हमेशा उलझा रहेगा। तो मार्क्स कह रहा है कि धर्म क्या है, एक अफीम के समान है, यह एक मिथ्या चेतना है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। सन 1835 ईस्वी में कार्ल मार्क्स को न्यायशास्त्र यानी कानून के अध्ययन के लिए बोन विश्वविद्यालय या बोन यूनिवर्सिटी भेजा जाता है। तो इसके संदर्भ में कि मार्क्स जो है कानून की शिक्षा या लॉ की पढ़ाई कर सके। This religious conversion had a impact on Karl Marx. This is why Karl Marx was against religious consciousness and criticized the Jewish Huxley and ultimately called the religion a dogma similar the opium and productive forces. In 1835, Karl Marx was sent to the University of Bonn to study the jurisprudence and law। ठीक है, आप ये चीज ध्यान में रखेंगे। फिर अब देखिए यहीं से कार्ल मार्क्स एक उच्चतर परिवार की लड़की जेनी,
ठीक है। कार्ल मार्क्स की वाइफ का नाम क्या था, पत्नी का नाम जेनी वॉन से ये शादी करता है, प्रेम में उसके पड़ जाता है। लेकिन 1836 में कानून का अध्ययन छोड़कर बर्लिन विश्वविद्यालय में इसने क्या किया, दर्शन, अर्थशास्त्र और इतिहास का अध्ययन इसने शुरू कर दिया। इसका मन जो है कानून की पढ़ाई करने में नहीं लगा, ये दर्शन की स्टडी करने के लिए या इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, इन सब का इन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया कार्ल मार्क्स ने। यहाँ पर कार्ल मार्क्स जब आता है बर्लिन विश्वविद्यालय में, तो बर्लिन विश्वविद्यालय में आने के बाद हीगल के दर्शन शास्त्र से क्या होता है, ये प्रभावित होता है, क्योंकि बर्लिन की विश्वविद्यालय में हीगल का प्रभाव या हीगल के दर्शन का प्रभाव आपको दिखाई देगा। अब बर्लिन विश्वविद्यालय में कार्ल मार्क्स यंग हीगेलियंस नामक संगठन का सदस्य बन जाता है और यही से हीगल के विचारों से यह प्रभावित हो जाता है। वाद प्रतिवाद और संवाद की जो प्रक्रिया है, या द्वंद्ववाद की जो प्रक्रिया है, यही द्वंद्ववाद की प्रक्रिया जो है कार्ल मार्क्स हीगल से एक्सेप्ट करता है। फिर सन 1841 में जेना विश्वविद्यालय से इसने डॉक्टरेट या पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। ठीक है। एट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन कार्ल मार्क्स बिकेम अ मेंबर ऑफ an organization called Young Hegelians. In 1841, he received the degree of a doctor of philosophy from the University of Jena. ये बात ध्यान रखना, इसने जेना विश्वविद्यालय से क्या किया है, पीएचडी की डिग्री ली है। अब क्वेश्चन क्या आया है नेट के पेपर में कि जो इसने शोध किया है, जो इसने रिसर्च किया है, उस रिसर्च के थीसिस का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बात थोड़ा सा आप कंससनेस होकर पढ़ें, ये चीजों को आप थोड़ा सा एक सतर्क वे में पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। हालांकि मैंने सारी चीजों को बोल्ड करके लिखा हुआ है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की थीसिस का शीर्षक क्या था, इसकी पीएचडी की, ये कह लें शॉर्ट में, पीएचडी की थीसिस का शीर्षक था प्रकृति के डेमोक्रेटियन और एक्यूपेरियन दर्शन के बीच अंतर, जो 1841 में पूरी हो गई। और इसमें स्वतंत्रता और नियतिवाद के बीच क्या हुई, बहस छिड़ गई कि स्वतंत्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है या प्रकृति या उसकी डिटर्मिनेशन। 1842 में रेनहिस टाइम्स का इसने संपादन शुरू कर दिया। ये पत्रिका है, ये क्या है, एक मैगजीन है, रेनहिस टाइम्स। His Doctor of Philosophy thesis titled The Differences Between and the Democratian and the Epicurean Philosophy of a Nature was completed in 1841 and debated between freedom and the determinism. In 1842, Rainis became editor of the Times. चलिए आगे देखते हैं। पेरिस में रहकर कार्ल मार्क्स ने हीगल के दर्शन शास्त्र के विरोध में रचित अपने आलोचनात्मक निबंध में लिखा कि जर्मनी की मुक्ति में सर्वहारा वर्ग जीवन रक्त का कार्य करेगा। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कह रहा है, जब ये पेरिस में रह रहा था, फ्रांस में रह करके मार्क्स ने कहा कि इसने हीगल के दर्शन शास्त्र का पहली बात तो विरोध किया। ठीक है, फिर ये आगे कहता है कि इसने अपने एक आलोचनात्मक निबंध लिखा, उस निबंध में इसने कहा कि जर्मनी की जो मुक्ति होगी, जर्मनी की उन्नति में सर्वहारा वर्ग जो है अपना जीवन बलिदान करेगा, अपने जीवन रक्त के माध्यम से क्या करेगा, या फिर कह लें कि अपने जीवन के माध्यम से, अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान के माध्यम से जर्मनी की मुक्ति में सर्वहारा वर्ग अपना योगदान देगा। ठीक है, इस कारण फ्रांस की सरकार ने क्या किया, कार्ल मार्क्स को पेरिस से निकाल दिया। क्योंकि कार्ल मार्क्स ने क्या किया, कार्ल मार्क्स ने ऐसे क्रांतिकारी विचार दिए जिससे कि फ्रांस की सरकार डर गई, कहीं ऐसा ना हो कि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर वहां की सर्वहारा वर्ग जो है क्रांति कर दे। तो इसके डर से कार्ल मार्क्स को क्या कर दिया गया, फ्रांस से बाहर भेज दिया गया। अब देखिए, फ्रांस से निकालने के बाद क्या होता है, यहां से वह ब्रुसेल्स जाता है। ठीक है, ब्रुसेल्स गया तथा साम्यवादी लीग का यह क्या बन गया, कम्युनिस्ट लीग का यह मेंबर बन जाता है आगे चल के। While living in Paris, Karl Marx wrote his critical essay against Hegel's philosophy that the proletariat would act as a lifeboat of a Germany's liberation. For this reason, the French government expelled Karl Marx from Paris. ठीक है, From here, he went to Brussels and become a member of a communist league. जब कार्ल मार्क्स को पेरिस से निकाला गया, उसके बाद यह ब्रुसेल्स जाता है और ब्रुसेल्स में जाकर के यह कम्युनिस्ट लीग का एक
मेंबर बन जाता है। फिर इसके बाद होता क्या है कि पेरिस और ब्रुसेल्स के बीच, जब ये पेरिस से निकलकर ब्रुसेल्स जा रहा था, तो उसी टाइम पे क्या होता है, उसी प्रवास काल में मार्क्स का अनेक विचारकों के साथ क्या होता है, संपर्क होता है। ठीक है, जैसे मैकियावेली का बहुत सारे थिंकर्स के साथ, गैलीलियो से, देकार्तो से, है ना, इन सबसे संपर्क हुआ था, वैसे ही कार्ल मार्क्स का जब पेरिस से निकाला गया, पेरिस से निकलने के बाद जब यह फ्रांस ब्रुसेल्स की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में या उस टाइम इसको बहुत सारे थिंकर्स से मुलाकात होती, जिसमें कुछ आदर्श साम्यवादी जैसे केबेट से मुलाकात होती है, दार्शनिक अराजकतावादी प्रोधो से मुलाकात होती है इसकी, फिर साम्यवादी अराजकतावादी बाकुनिन जैसे विचारक, क्रांतिकारी कवि हीन, या फिर क्रांतिकारी देशभक्त मैजनी का मंत्री वुल्फ, फ्रेडरिक एंगल्स, इन सब से क्या करता है, इसी टाइम पे इसकी मुलाकात होती है, और इनके विचारों का प्रभाव जो है कार्ल मार्क्स के विचारों पर दिखाई देगा आपको। During his stay in Paris and Brussels, Marx came in contact with the many scholars. They are as follow: idealistic communist Cabet, philosopher anarchist Proudhon, communist anarchist Bakunin, and revolutionary poet Hene, revolutionary patriot Mazzini's minister Wolf, फ्रेडरिक एंगल्स। तो इस तरीके से कुछ ऐसे थिंकर्स थे, कुछ ऐसे उस समय के विचारक थे जिनसे कार्ल मार्क्स की मुलाकात होती है, और जाहिर सी बात है कि जिस विचारकों का प्रभाव कार्ल मार्क्स के ऊपर दिखाई पड़ता है, उनमें से ये उपरोक्त सारे विचारक माने जाते हैं, चाहे वो हीगल हो। ठीक है, हीगल से तो इसकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हीगल के विचारों को इसने एक्सेप्ट किया है, जो डायलेक्टिकल मेथड है। अब देखिए फ्रेडरिक एंगल्स के कौन थे, ये एंगल्स के बारे में आपको बहुत पढ़ने को मिलता है, क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, हालांकि एंगल्स हमारे सिलेबस में नहीं है। एंगल्स कौन है, एंगल्स जो है कार्ल मार्क्स के मित्र थे। एंगल्स कपड़े के एक उद्योगपति का पुत्र था, जिसने कारखाने जिसने जिनके कारखाने इंग्लैंड व जर्मनी दोनों देशों में थे, तथा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स 1844 में मिले थे, और दोनों क्या बन गए, एक पक्के दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, फ्रेडरिक एंगल्स वाज अ सन ऑफ a textile magnate who had factories in both England and Germany, and Karl Marx and Friedrich Engels met in 1844 and become a close friend. ठीक है, तो ये दोनों एक अच्छे मित्र बन जाते हैं, और आगे चल के क्या होता है, फ्रेडरिक एंगल्स बहुत बड़ा व्यापारी था, व्यापारी का पुत्र था, बहुत बड़ा अमीर था, और एंगल्स ने क्या किया, टाइम टू टाइम इस कार्ल मार्क्स की इकोनॉमिक हेल्प की है। ठीक है, आर्थिक मदद करता है। इसमें कार्ल मार्क्स जो है सिद्धांत निर्माता और एंगल्स उसका प्रचारक व संगठन करता था। अब कार्ल मार्क्स कोई सिद्धांत का निर्माण करता था, और उस सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी एंगल्स के ऊपर आ गई थी। एंगल्स मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा था। इन दोनों की मित्रता को 19वीं सदी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण साहित्यिक मित्रता भी कहा जाता है। तो एंगल्स ने मार्क्स की आर्थिक कठिनाइयों में सहयोग भी किया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। In this, Karl Marx was a creator of the theory and Engels was a propagator and organizer. The friendship between these two is said to be the biggest and most important literary friendship in the 19th century. Engels helped Marx in his financial difficulties. आगे देखिए, जब कार्ल मार्क्स ने भी एंगल्स के ऋण को स्वीकार करते हुए अपने समाजवादी सिद्धांत को क्या बोला कि यह हमारा सिद्धांत है, ना कि मेरा सिद्धांत है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की बहुत ज्यादा मदद की एंगल्स ने, और कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया समाजवाद का सिद्धांत, तो उसमें कार्ल मार्क्स ने यह नहीं कहा कि यह मेरा सिद्धांत है, ठीक है, बल्कि उसने कहा कि यह हमारा सिद्धांत है। हमारा का मतलब इस सिद्धांत को मैंने और एंगल्स दोनों ने मिलकर बनाया है, यानी जो समाजवाद का सिद्धांत दिया गया है उसमें कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों का सहयोग है, क्योंकि एंगल्स का काम था उस विचारों को आगे बढ़ाना, उस विचारों का प्रचार प्रसार करना। तो इसीलिए मार्क्स ने एंगल्स के ऋण को स्वीकार किया, एंगल्स के कर्ज को स्वीकार किया, और कहा कि जो समाजवाद का सिद्धांत है वो हम दोनों का है, ना कि केवल और केवल मेरा। ठीक है, ब्रुसेल्स में मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 में एक साम्यवादी लीग के प्रचार के लिए सुप्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार किया। फिर आगे चल के 1849 में कार्ल मार्क्स जो है लंदन में जाके बस गया, और इसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है। अब आप बताइए कि इसमें
जर्मनी में जन्म लेता है, जर्मनी से ब्रुसेल्स जाता है, फ्रांस जाता है, फिर लंदन में मरता है। तो आप बताओ किस देश का ये नागरिक हुआ, है ना? तो ये किसी भी देश का नागरिक नहीं था प्रॉपरली, अगर ऑफिशियली बात की जाए तो किसी भी देश का नागरिक नहीं था, जो कि नेट के पेपर में पूछा गया है। नेट में पूछा गया है तो पीजीटी में भी पूछा जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कार्ल मार्क्स was also acknowledged his debt to Engels and called his socialist theory as a our theory. ठीक है। In Brussels, Marx and Engels together prepared the famous book Communist Manifesto in 1848 for the promotion of the Communist League. तो इन्होंने 1848 में एक कम्युनिस्ट लीग के प्रमोशन के लिए इन्होंने एक बुक लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फिर आगे चल के 1849 में कार्ल मार्क्स सेटल इन लंदन एंड स्टेट टाइटल स्टिल देयर स्टिल हिज डेथ। और 1849 में 1849 में वह लंदन में सेटल हो जाता है और लंदन में इसकी फिर डेथ हो जाती है। कार्ल मार्क्स का अधिकांश जीवन जो है बहुत गरीबी में बीता है ना। 1864 में प्रथम समाजवादी अंतरराष्ट्रीय संघ भी बनाया गया, जो कि किसके प्रभाव से बना, किसकी प्रेरणा से बना? तो जो 1864 में पहला समाजवादी अंतरराष्ट्रीय संघ बनाया गया, वो उसकी प्रेरणा का स्रोत कार्ल मार्क्स से। 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो जाती है और एंगल्स ने मार्क्स की मृत्यु को क्या बताया? कहा कि सर्वहारा वर्ग का सबसे बड़ा नुकसान, कहा इसकी मृत्यु को। ठीक है, एंगल्स कहता है कि मार्क्स की मृत्यु क्या है? मार्क्स की मृत्यु जो है सर्वहारा वर्ग का सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि मार्क्स जब तक जिंदा था तब तक वह सर्वहारा वर्ग के अधिकारों की बात करता था, पूंजीपतियों के विरोध के लिए खड़ा था वो हमेशा, और मजदूरों के हितों के लिए खड़ा रहता था। तो अब मार्क्स नहीं रह गया है, तो मार्क्स के विचारों को अब कौन आगे बढ़ाएगा, है ना? कार्ल मार्क्स स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन पॉवर्टी। The first socialist international was established in the 1864 and its main inspiration comes from the Marx. Karl Marx died in 1883. Engels has called Marx's death is the biggest loss for the proletariat. अब देखिए इनकी मृत्यु पर, यानी मार्क्स की मृत्यु पर एंजल्स ने लिखा कि मानव जाति एक रत्न से वंचित हो गई है, और वह भी हमारे युग के महानतम रत्न कार्ल मार्क्स ने अपना अधिकांश समय एक निर्वासित व्यक्ति के रूप में व्यतीत किया। निर्वासित व्यक्ति के रूप में मतलब ये इस किसी भी देश का नागरिक नहीं था, ये भटक रहा था, कभी फ्रांस, कभी ब्रुसेल्स, कभी पेरिस, कभी इंग्लैंड, कभी लंदन, कभी कहीं जा रहा था। ठीक है, तो ये एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, इसीलिए इसके पास कोई नागरिकता नहीं थी। अंतिम समय में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, अंतिम समय में वह किसी भी देश का औपचारिक नागरिक नहीं था। यूजीसी नेट, ये कौन से ईयर में पूछा गया है? ये अभी रिसेंटली शायद 2 साल या 1 साल या 2-3 साल के अंदर ही एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप देखिएगा। हालांकि क्वेश्चन मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन आपने पॉलिटिकल थ्योरी वाला अगर देखा होगा प्लेलिस्ट, तो आपको पता चल गया होगा कि स्टैंडर्ड क्या करवाता हूँ क्वेश्चन के में। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे आप समझ के चलिए कि आगे जो है और भी हाई स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपका बिल्कुल माइंड एकदम बूस्ट हो जाएगा। On his death, Engels wrote that the mankind had been deprived of a gem, and that to the greatest gem of our times, Karl Marx spent most of life as an exile, and the end he was a not formal citizen of any country, है ना? NTA के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखते हैं, हमने मार्क्स की कुछ जीवन परिचय के बारे में देख लिया, एक कॉमन समरी देख ली कि मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, मार्क्स कैसा कैसा क्या काम किया, कौन सी पुस्तकों के बारे में आगे पढ़ेंगे फिलहाल। तो मार्क्स के जन्म, मार्क्स के क्या कुछ आइडियाज बेसिकली रहे हैं, उनको हम एक एक करके हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म है क्या? ठीक है, कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। इसने जो साम्यवाद की विचारधारा दिया, साम्यवाद अगर समझे तो एक शब्दों में, ठीक है, कार्ल मार्क्स का उद्देश्य क्या था? साम्यवाद की स्थापना करना या कम्युनिज्म लाना और पूंजीवाद का विरोध करना। ठीक है, अब साम्यवाद
में क्या क्या साम्यवाद की विशेषताएं होंगी, तो उसको जब साम्यवाद हम पढ़ेंगे तब साम्यवाद को एक एक करके देखेंगे। तो लेकिन अगर बात करें सामान्य शब्दों में, तो मार्क्स कहता है कि साम्यवाद एक ऐसी अवस्था होगी जहां ना तो राज्य होगा, ना ही समाज होगा, ना ही वर्ग होगा, ना ही धर्म होगा, ना ही कोई वर्ग संघर्ष होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मार्क्स बताता है कि साम्यवादी शासन व्यवस्था या साम्यवादी राज्य आ जाएगा तो इसमें न तो कोई पूंजीपति होगा, ना ही कोई गरीब होगा। ठीक है, तो यहां पे इसकी एक खास विशेषता यह होगी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार मिलेगा, जरूरत के अनुसार प्राप्त करेगा। ठीक है, ये है साम्यवाद। तो साम्यवाद को आगे हम बहुत डिटेल में समझेंगे चीजों को। अभी बेसिकली आप एक साम्यवाद को थोड़ा सा समझते चलेंगे। चलिए, कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा के नाम से जानी जाती है। मार्क्स एक समाजवादी विचारक थे और यथार्थ पर आधारित समाजवादी विचारक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, यानी इन्होंने समाजवाद के ऊपर अपना ज्यादा फोकस किया, समाजवाद के संदर्भ में इन्होंने अपना विचार दिया। समाजवाद का संदर्भ यहाँ पर है कि समाज में असमानता को दूर करना और सामाजिक कल्याण करना। ठीक है, और इनके जो विचार थे ये बिल्कुल यथार्थ पर आधारित थे। समाज की समस्याएं थी, उन समस्याओं को उन्होंने रियलाइज किया और उसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिस वजह से इनको वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है, साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा जाता है इनको। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवादी भी कहा जाता है। हालांकि समाजवाद, अगर बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद का विचार मार्क्स से बहुत पहले प्रचलित था। ब्रिटेन के समाजवादियों ने, फेबियनवादियों ने, है ना, बहुत सारा विचार समाजवाद का था। लेकिन जो साम्यवाद की बात हो रही है, साम्यवाद या समाजवाद की जो बात सबसे पहले की, इसमें सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फूरियर, ये ऐसे विचारक थे, फ्रांसीसी विचारक थे, जिन्होंने समाजवाद लाने की कल्पना की थी। ठीक है, बट समाजवाद कैसे आएगा इसका उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया था। इसीलिए सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवन जैसे विचारकों को कल्पना लोकी या यूटोपियन सोशलिज्म कहा जाता है। ठीक है, यूटोपियन समाजवादी कहा जाता है। जबकि मार्क्स ने समाजवाद लाने का वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया, इसीलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी या वास्तविक समाजवादी भी माना जाता है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी। द कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी of Karl Marx is known as the Marxist ideology. Marx was a socialist thinker and is known as the socialist thinker based on a reality. सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। तो अगर सामाजिक राजनीतिक दर्शन में बात करें तो मार्क्सवाद कहता है कि उत्पादन के जो साधन होंगे उन पर नियंत्रण जो होगा वो सामूहिक नियंत्रण होगा, यानी जनता का नियंत्रण होगा। ठीक है, उस पर उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि स्वामित्व सार्वजनिक होगा। इन सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी मार्क्सिज्म इज अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी दैट रिजॉल्व द एस्टैब्लिश अ क्लासलेस सोसाइटी थ्रू द सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ अ प्रोडक्शन। आगे देखते हैं थोड़ा सा मार्क्सवाद के बारे में और समझते हैं। मूलतः मार्क्सवाद उन राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का समुच्चय है जिन्हें 19वीं 20वीं सदी में कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स और व्लादिमीर लेनिन के साथ तथा उनके साथी विचारकों ने समाजवाद के वैज्ञानिक आधार की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया था। तो समाजवाद को हम इस नाम से भी जानते हैं या मार्क्सवाद को हम इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मार्क्सवाद क्या है? राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों का एक समुच्चय है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में आगे बढ़ा, जिसको बढ़ाने के लिए फ्रेडरिक एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, है ना, कुछ ऐसे विचारक आए जो मार्क्स की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। इसी को हम वैज्ञानिक समाजवाद के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली मार्क्सिज्म इज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरीज that were presented by Karl Marx, Frederick Engels, Vladimir Lenin and fellow thinkers is the 19th-20th century to the confirm and scientific basis of the socialism. कार्ल मार्क्स का विचार जो था वो कैसा था? वैज्ञानिक था। उसका दर्शन व्यवहारिक था।
उसने विश्व की व्याख्या करने की बजाय विश्व को बदलने पर जोर दिया। ये बात ध्यान रखना, स्टार बना लीजिए इसको, ठीक है। मार्क्स देखो जो वैज्ञानिक विचारक होते हैं वो हमेशा एक प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और जो फिलोसोफर होते हैं वो हर चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि विश्व है या ये दुनिया है, आत्मा है, परमात्मा है तो क्यों है ना। तो जो दार्शनिक व्यक्ति होते हैं उसकी व्याख्या करते हैं किसी भी चीज की, आत्मा है तो क्यों है ना, ईश्वर है तो क्यों है। लेकिन जो वैज्ञानिक विचारक होते हैं, जो साइंटिफिक थिंकर होते हैं, वो प्रैक्टिकल पर ज्यादा फोकस करते हैं और हर चीज को वो बदलने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये अगर कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही तो क्यों गिर रही है ना, ग्रेविटी है तो क्यों है, कैसे है, क्या ग्रेविटी में कोई चेंज किया जा सकता है, क्या ग्रेविटी को बदला जा सकता है, या ग्रेविटी के जो नियम है उनमें बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र में क्रांति के लिए मजदूरों का आह्वान करते हुए कहा कि दुनिया के मजदूरों या विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। तो ये किस पुस्तक में बोला उसने, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बोला है, ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बोला है, साम्यवादी घोषणा पत्र में बोला है। ये सब क्वेश्चन जो छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है, ऐसे पीजीटी के एग्जाम में, है ना, DSSB के एग्जाम में, ऐसे करके क्वेश्चन पूछाते हैं। तो आप आंख बंद करके फ्लो में पढ़ते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। पहली बात आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आप पढ़िए तो फ्लो में पढ़ते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे। फ्लो में पढ़ने में क्या होता है कि आप पढ़ते हुए चले जाते हैं, एक जनरल सी समझ आपकी बढ़ती है, लेकिन जब बात डीपली नॉलेज की आती है, जब क्वेश्चन करने की आती है, तब आप वहां पर गलती करते हैं, ठीक है। तो दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, पाने के लिए तुम्हारे पास पूरा संसार है और खोने के लिए तुम्हारे पास केवल और केवल जंजीरें हैं या बेड़ियां हैं। तो ऐसा शब्द उसने, या ऐसा स्टेटमेंट उसने कौन सी पुस्तक में दिया है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स कहता है। अब बात आपको समझ में आ रही होगी कि फ्रेडरिक एंगल्स ने क्यों कहा कि मार्क्स की मृत्यु एक रत्न के समान था, या एक रत्न को खो दिया, खास करके उन लोगों ने जो सर्वहारा वर्ग थे, ठीक है। तो सर्वहारा वर्ग का एक बहुत बड़ा ये अग्रदूत था, बहुत बड़ा एक गॉड कह सकते हैं, गरीबों का बहुत बड़ा एक मसीहा था। कार्ल मार्क्स thought was a scientific, his philosophy was a practical. He emphasized on changing the world instead of explaining of the world. In the Communist Manifesto, Karl Marx called upon the workers for a revolution and said that the workers of the world should unite. अब देखते हैं कार्ल मार्क्स की कुछ रचनाएं, कुछ पुस्तकें इसकी हैं। इन पुस्तकों को देख करके हम बाकी चीजों को अगली वीडियो में कवर करेंगे। और अब यहाँ पर जो पुस्तकें हैं इसकी, आपको क्या करना है, कार्ल मार्क्स की बुक्स को आप क्रम वाइज याद रखेंगे, क्रमानुसार या सीक्वेंस वाइज याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट काम होना चाहिए, पहला काम। जब भी आप पढ़े अपना एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना के रखें। आप एक स्टिकी नोट्स ले लें, पेपर ले लें, कुछ भी ले लें, आप जब पढ़े आप उसको, कुछ बुक्स, कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जिनको आपको क्रम में याद रखना है, उनकी बुक्स को, उनके आइडियाज को। बाकी आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो वहां पर आप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट जो भी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, इन सब चीजों को याद रखेंगे, क्रम से याद रखेंगे। फिर पंचायती राज में जो समितियां बनाई गई हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, है ना, GV के राव, ये सब समितियां जो बनाई गई हैं, उन समितियों को भी आप एक क्रम से याद रखेंगे। तो ये पहला काम आपको यह होना चाहिए आपका, ठीक है। ये बार बार रेपिटेशन होता है। अभी ऑफलाइन के पेपर में बहुत पूछा गया था और इस बार ऑनलाइन के पेपर में भी यह पूछा गया। तो आप क्रम वाइज जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, कुछ जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स हैं जैसे कि बर्लिन, मार्क्स और रॉल्स, है ना, स्पेंसर, जो भी मतलब ऐसे थिंकर्स हैं जिनको आप, रोजा लग्जमबर्ग, हन्ना अरेंट, इन सबको भी आप एक सीक्वेंस वाइज याद रखें कि कौन सा थिंकर पहले आया, कौन सी थिंकर्स की पहले बुक्स आई हैं, उनको एक क्रम से याद रखें। क्योंकि अब उसका पैटर्न NTA का चेंज हो रहा है, अब वो बुक्स पर कम फोकस कर रहा है, अब इन थिंकर्स को भी क्रम से लगाने की बात करता है वो ठीक है। पहली इसकी बुक है ऑन द जेविस क्वेश्चन, 1843 में लिखी गई। इसमें कहा गया है इस पुस्तक में, पैसा ईश्वर से महत्वपूर्ण है, ठीक है। ईश्वर की, या कह लें ईश्वर की बजाय पैसा महत्वपूर्ण है, या पैसा ईश्वर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों बातें एक है, ठीक है। धन मनुष्य के श्रम एवं जीवन का सार है, यह बात कही गई है ऑन द जेविश क्वेश्चन।
यह सार उस पर प्रभुत्व जमाता है और मनुष्य उस धन को पूजा करता है। मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गॉड, मनी इज एसेंस ऑफ मैंस लेबर एंड लाइफ, this essence dominates him as a, and man worship the that money। ठीक है, man worships that money। नेक्स्ट इसकी दूसरी बुक है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपको यहां पर नहीं लिखा गया है। इसी पुस्तक में आपको मार्क्स के मानवतावादी विचार देखने को मिलेंगे, मानवतावादी विचार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी पुस्तक में मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत दिया है, बाद में मैं ऐड कर दूंगा, है ना, मैं ऐड कर दूंगा बाद में वो चीजों को इसमें। इसी पुस्तक में, इसी पुस्तक से नव मार्क्सवाद प्रभावित है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसी पुस्तक में जो है मार्क्स ने स्वतंत्रता संबंधी विचार भी दिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ चीजों को मैं और ऐड कर दूंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। चलिए, पेरिस की पांडुलिपियों में मार्क्स ने अपना सिद्धांत निर्धारित किया कि मानव का सार क्या है, श्रम है। ठीक है, मानव क्या करता है, श्रम करता है, श्रम ही मानव के जीवन का उद्देश्य है। व्यक्ति अपनी नैतिक क्षमता, तर्क, बुद्धि, विचारों के कारण नहीं, बल्कि श्रम करने की क्षमता के कारण पशुओं से क्या है, अलग है। ठीक है, तो मार्क्स कहता है कि व्यक्ति जो है नैतिक क्षमता, तर्क, बुद्धि, इन सब के कारण से पशुओं से अलग नहीं है, बल्कि पशुओं से अलग क्यों है, क्योंकि श्रम करने की क्षमता के कारण। मनुष्य के अंदर श्रम करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं, ज्यादा होती हैं। ठीक है, श्रम करने की क्षमता का तात्पर्य है प्रकृति के साथ मानव की अंतःक्रिया। ठीक है, यानी कोई अगर भूमि है, भूमि क्या है, ये प्राकृतिक वस्तु है, अगर इस भूमि में व्यक्ति अपना श्रम मिला दे तो यह क्या हो जाएगी, इस भूमि का फिर मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो श्रम और मूल्य में अंतर होता है, आप ये आगे देखेंगे। तो प्रकृति के साथ अपना मानव अगर अंतःक्रिया कर दे, इंटरेक्शन कर दे अगर नेचर के साथ में, तो क्या बन जाता है, तब वह वास्तविक रूप में उसका श्रम बन जाता है, और इस श्रम से क्या निकलता है, इसका मूल्य निकलता है। In the Paris manuscripts, they set out the theory of that the essence of a man is a labor. Man is a distinguished from animal not by his moral capacity, reasons, intellect, and the idea, but by his activity of a labor. The capacity of labor implies man's interaction with the nature। फिर इसकी नेक्स्ट बुक है क्रिटिक ऑफ द हीगल फिलोसफी ऑफ अ राइट, जो कि सीक्वेंस वाइज सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, तो एक इसकी पुस्तक और आती है 1844 में, द होली फैमिली, द होली फैमिली, है ना। तो ये मार्क्स की अलग, केवल मार्क्स की पुस्तक नहीं है, इसमें मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर लिखा है। तो आपको होली फैमिली वाली पुस्तक आगे देखने को मिल जाएगी, जो मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर के लिखा हो। क्रिटिक ऑफ द हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट 1845, द होली फैमिली, ये आपको मिल गई यहाँ पर। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये द होली फैमिली। आई थिंक 1845 में या 1844, इसका मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा। ठीक है, चलिए 1845 अभी है इसमें। नेक्स्ट है इसकी द थीसिस ऑन फायरबाख। ठीक है, इस पुस्तक में कल्पनालोकी समाजवादियों की इसने आलोचना की है। कौन से कल्पनालोकी समाजवादी, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और चार्ल्स फूरियर। जो समाजवादी जिनको कार्ल मार्क्स ने बोला कि सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवेन, ये ऐसे थिंकर्स हैं जो कल्पनालोकी समाजवादी कहलाते हैं। तो थीसिस ऑन फेयरबाख में इसने कल्पनालोकी समाजवादियों की आलोचना की, और इसी पुस्तक में इसने कहा कि समस्या व्याख्या की नहीं है, बल्कि दुनिया को बदलने की है। ठीक है, in this book he criticizes utopian socialist, the problem is not interpretation but changing the world। फिर इसकी नेक्स्ट बुक है जर्मन आइडियोलॉजी, जो 1845 में लिखी गई। इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है,
ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने अपनी कौन सी पुस्तक में दिया है, तो ये मैचिंग के लिए भी दे सकता है इस तरीके से। हालांकि अभी तक इस तरीके से क्वेश्चन आया नहीं हुआ है, बट आप अपनी प्रिपरेशन को हर उस तरीके से तैयार करेंगे कि किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन मिस ना होने पाए। ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने हीगल से लिया है, और जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक में इसने डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। कार्ल मार्क्स व एंगल्स ने इतिहास के विकास व विश्लेषण में विचारधारा की महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की है तथा इसे छद्म चेतना कहा है। ठीक है। विचारधारा को इसने क्या बोला है कार्ल मार्क्स ने, मिथ्या चेतना या छद्म चेतना। ठीक है। अब यहाँ पर बोल्ड करके नहीं लिखा गया है, मैंने इसको करेक्ट कर दूंगा, रेड कर दूंगा, जैसा भी आप चाहेंगे मैं उसको पीपीटी में ठीक कर दूंगा, बट इसीलिए मैं कहता हूं कि आंख बंद करके मत पढ़िए। ठीक है। तो आंख बंद करके कभी भी मत पढ़िए कि एक फ्लो में पढ़ते जा रहे हैं, किस पुस्तक में क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो सारी चीजें आप एक चेतना में आप रह के करिए। ठीक है। देयर इज अ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इन इट, इस पुस्तक में डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मार्क्स एंड एंगल्स हैव accepted the important role of ideology in the development and analysis of a history, have called it pseudo consciousness। ठीक है, छद्म चेतना बोला। ठीक है। फिर इसकी नेक्स्ट बुक है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। फिर इस एक पुस्तक आई थी फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, सॉरी फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी, जो कि प्रूधो की पुस्तक थी। ठीक है। प्रूधा, प्रूधो कुछ भी कह लें। ठीक है। प्रूधो एक अराजकतावादी विचारक है। प्रूधो की पुस्तक के जवाब में इसने लिखी द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, जबकि प्रूधो की है फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको। यहाँ पर द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी एंड द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं। ठीक है। फिर इसकी अगली पुस्तक आती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो या साम्यवादी घोषणा पत्र, इसी को बोला गया है। ठीक है। यह ग्रंथ साम्यवादी दर्शन और शांति प्रक्रिया का क्या है, मूल आधार है, इस जिसमें सर्वहारा वर्ग की क्रांति की भविष्यवाणी की गई है। ठीक है। इसमें इसने कहा है मार्क्स ने कि सर्वहारा वर्ग क्या करेगा, क्रांति करेगा। तो सर्वहारा वर्ग के क्रांति संबंधी विचार आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में देखने को मिल जाएगा। इस ग्रंथ का पहला वाक्य ही क्या है, यूरोप के शासकों में भयंकर भय का संचार कर देता है कि पहला वाक्य क्या है इसका, कि साम्यवाद का भूत जो है पूरे यूरोप होना चाहिए, यूरोप भर में भूत यूरोप भर में व्याप्त हो रहा है। इस भूत को भांपने के लिए पॉप और जार, मेटरनिक और गीजॉट, फ्रांस के क्रांतिकारी और जासूस सब मिल गए हैं, लेकिन यह बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। तो अब इसने बताया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो क्रांति का विचार दिया, उस क्रांति से बताया कि इस क्रांति का जो भूत है, इस क्रांति का जो विचार है, उससे पूरे यूरोप के पॉप, जार, मेटरनिक, गीजेट, फ्रांस के जितने भी क्रांतिकारी हैं सब लगे हुए हैं, लेकिन यह जो है विचार कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाला विचार, या कह लें कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति का विचार, ये रुकने वाला विचार नहीं है, चाहे कोई भी कैसे भी आगे आ जाए। ठीक है। ये मार्क्स बताने का प्रयास यहां पर कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसी ग्रंथ में कहां पे था, चलिए ठीक है। इसी ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये संगठित हो जाओ, अपनी बेड़ियों और दास्ता के सिवाय तुम कुछ नहीं खोओगे तथा एक नई दुनिया प्राप्त करोगे। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग पुस्तकों में लिखा गया है ना। तो आपको इतना बस आप ये पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये बात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कही गई है। इस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि दुनिया मजदूरों का कोई देश नहीं होता है। फिर इसी पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने और क्या लिखा है कि राज्य पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिएगा। ठीक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहता है कि राज्य क्या है, पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति है। अगर इसको समझेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। मार्क्स कहता है कि जो राज्य होता है, ठीक है, राज्य क्या है, राज्य पूंजीपतियों की एक सहायक समिति है। यानी राज्य क्या है, राज्य पूंजीपतियों के लिए काम करता है, पूंजीपतियों के लिए कार्य करता है। राज्य एक शोषण का यंत्र है। ठीक है।
शोषण किसका करता है? गरीबों का शोषण करता है, ठीक है। तो ये एक कार्यकारिणी समिति के बारे में ऐसा कुछ उसने बोलने का प्रयास किया है। इन दिस बुक is the basic foundation of communist philosophy and revolutionary process in which the revolution of the proletariat class has been predicted. The this first sentence of this book itself spread fear in the rulers of Europe that the ghost of a communist is spreading all over Europe. The driveway is the ghost, the Pope and Jars, Metternich and the guitars, the revolutionist and the spies of France have all joined together, but it is increasing, ठीक है। इस तरीके से इसमें इसने बोला कि लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू विल लॉस नथिंग एक्सेप्ट योर चेन एंड स्लेवरी, यू विल गेन द न्यू वर्ल्ड। फिर इसी पुस्तक में कहता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, लेबर्स हैव नो कंट्री। फिर आगे कहता है इसी पुस्तक में, द स्टेट इज अ वर्किंग कमिटी ऑफ द कैपिटलिस्ट। तो इस तरीके से इसकी कुछ पुस्तकें हैं। फिर 9th नंबर इसकी पुस्तक है द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 1850 में लिखी गई। फिर ग्रेंडाइज इसकी है 1857 में। फिर इसकी है अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इसमें इसने आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रिंसिपल हैव बीन प्रोपाउंडेड इन इट। फिर इसकी 12 नंबर की बुक है वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ठीक है। इस पुस्तक में इसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है। अतिरिक्त मूल्य क्या होता है, ठीक है। श्रम लागत मूल्य के द्वारा जो विनिमय मूल्य आता है, लागत मूल्य और विनिमय मूल्य के मध्य जो अंतर आता है वही क्या है, वही अतिरिक्त मूल्य, ठीक है। सरप्लस वैल्यू वही है। यानी अगर बात करें, जैसे समझने का थोड़ा सा प्रयास करें, लागत आपका 10 रुपए है, आपने इसको एक्सचेंज किया यानी सेल किया आपने 100 रुपए में, यानी 10 रुपए लागत निकाल करके 100 रुपए में से अगर 10 निकाल दिया जाए तो 90 रुपए आपका क्या हो जाएगा, अतिरिक्त मूल्य आ जाएगा। और इसी अतिरिक्त मूल्य से मार्क्स कहता है, इसी अतिरिक्त मूल्य से क्या होता है, पूंजी का निर्माण होता है। ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी अतिरिक्त मूल्य से कार्ल मार्क्स कहता है पूंजी का निर्माण होता है, और यह अतिरिक्त मूल्य हमेशा किसको मिलता है, पूंजीपतियों को मिलता है, ना कि मजदूरों को मिलता है। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बुक दास कैपिटल, जो इसके अलग अलग पार्ट्स में इसका पब्लिकेशन होता है, ठीक है। दास कैपिटल ये साम्यवाद की बाइबल भी कही जाती है, ठीक है। मार्क्स का संपूर्ण परिचय जो है इसी पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक को समाजवादी साहित्य पर सर्वश्रेष्ठ प्रमाणिक ग्रंथ या साम्यवादी सिद्धांतों की आधारशिला, श्रमिकों का ग्रंथ इसे बोला जाता है, या कह लें धनिकों का दिमाग ठंडा करने वाला नुस्खा। इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है। इस ग्रंथ का मूल विचार क्या है, इस पुस्तक का मूल विचार क्या है, ठीक है। देखिए, बड़े फॉन्ट को बड़ा करने के चक्कर में पूरा चीज एक पेज पे नहीं आया है। हालांकि मैं चाहता तो थोड़ा सा इसको एक पे हिंदी दूसरे पे इंग्लिश कर सकता था मैं। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको देखने में क्लियर नहीं लग रहा होगा तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल पास से लिखा गया है, तो मैं इसको इंग्लिश वाला अलग पेज पे कर दूंगा, हिंदी वाला नेक्स्ट पेज पे कर दूंगा, ठीक है। इस पुस्तक में और क्या क्या बातें कही गई हैं, उत्पादन के साधनों के केंद्रीकरण के फलस्वरूप मजदूरों का समाजीकरण होता है, ऐसा बोला गया इस पुस्तक में। मजदूरों का पूंजीवादी ढांचे से मेल नहीं बैठता तथा पूंजीवादी ढांचे को तोड़ दिया जाता है, ऐसा मार्क्स कहता है, जिससे व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त हो जाती है और शोषण करने वाले खत्म कर दिए जाते हैं, ऐसा जो है दास कैपिटल में बोला गया है। फिर देखते हैं इसमें चौथा पॉइंट क्या बोला गया है, पूंजीवादी युग की जगह औद्योगिक समाज का निर्माण होता है, जिसमें भूमि और संपत्ति के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व बन जाता है। यह साम्यवादियों की बाइबल भी कही जाती है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रखेंगे। दिस इज द बाइबल ऑफ अ कम्युनिस्ट्स। फिर अगली इसकी बुक है सिविल वॉर इन फ्रांस, जो 1871 में लिखी गई। क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन किया गया है इसमें, ठीक है। अब देखिए, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही कब आती है, तो जब पूंजीवाद का अंत होता है। पूंजीवाद के अंत के बाद कुछ समय के लिए, ठीक है, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आएगी।
सर्वहारा वर्ग की तानाशाही आएगी। बस ध्यान रखना क्या है इसको, सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही होगी यह केवल और केवल ट्रांजिशनल फेज के लिए होगी या संक्रमण काल के लिए होगी। संक्रमण काल को आप कह सकते हैं थोड़े समय के लिए होगी, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, इस सर्वहारा की तानाशाही के बाद अंतिम अवस्था साम्यवाद की आ जाएगी। चलिए अगला इसका जो बुक है मार्क्स का देखते हैं। द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट, इसमें इसने सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया है, याद रखना है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक में दिया है, तो 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट। आगे देखेंगे कि सापेक्ष राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का मतलब क्या होता है ना। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो ग्रामसी ऐसे विचारकों ने सापेक्ष स्वायत्तता को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ग्रामसी ने बोला कि अर्थव्यवस्था ही नहीं होती, अर्थव्यवस्था ही समाज का निर्धारक तत्व नहीं होता, बल्कि अर्थव्यवस्था के अलावा भी बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो पूंजीवाद या समाज की संरचना को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता हम आगे समझेंगे जब हमारा अगला टॉपिक या इसके ऊपर हम टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। इसमें कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही को विशाल परजीवी संस्था या विशाल परजीवी शरीर कहा है। इट डिस्क्राइब्स द रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। In this, Karl Marx has called bureaucracy is a giant parasitic body. अब देखते हैं कुछ कार्ल मार्क्स और एंगल्स की दोनों ने मिलकर के पुस्तकें लिखी हैं। एग्जाम में पूछाता है कि कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों ने मिलकर लिखी है, तो होली फैमिली है, ठीक है, जर्मन आइडियोलॉजी है 1845, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 है। फिर केवल और केवल एंगल्स की कौन कौन सी पुस्तकें हैं इसको ध्यान दे दीजिए। कंडीशन ऑफ अ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड 1844 में, एंटी डोरिंग जो 1878 में लिखी गई। ईयर इसको याद करना बहुत जरूरी नहीं है, हाँ इसको आप क्रम में याद कर पाए तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, क्रम से याद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, इसी में इसने महिलाओं के संबंध में विचार दिया है ना, नारीवादी विचार इसके देखने को मिलते हैं एंगल्स के। फिर इसकी अगली पुस्तक है सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक। ये एंगल्स की कुछ 4 पुस्तकें हैं जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कार्ल मार्क्स के ऊपर किन किन विचारकों का प्रभाव पड़ा है, क्या क्या पढ़ा है। पीपीटी आगे से आगे तैयार करके रखा गया है ना। 2 दिन वीडियो नहीं आया था तो 2 दिन में मैंने कुछ शेड्यूल मेरा थोड़ा बिजी था, और शेड्यूल बिजी होने के साथ साथ मैंने जैसे मुझे टाइम लगा, और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, कोल्ड वगैरह हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। और वीडियो इसलिए भी नहीं बनाया कि रिजल्ट आने वाला था, एक दो दिन आप लोग रिजल्ट के पीछे परेशान थे, आंसर की में बिजी थे, तो इसलिए आप वीडियो नहीं देखते। उस टाइम पे मैंने वीडियो स्किप कर दिया था, और अब कंटिन्यू कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊंगा। हाँ बट आपको प्रॉब्लम तब आएगी 28 तारीख से लेकर के 28 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, ठीक है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली से मुंबई मेरी एक ट्रिप है, मैं किसी काम से आ रहा हूँ, तो वैसे मेरा घूमना भी हो जाएगा थोड़ा सा, तो उस टाइम पे आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। हालांकि उस टाइम दिवाली का टाइम होगा तो वैसे भी आप लोग कम ही पढ़ेंगे, घर पे जाएंगे सभी लोग, पढ़ने वाले बच्चे, मुझे पता है जब मैं इलाहाबाद में था मैं भी निकल देता था घर में, तो आप लोग भी चले जाएंगे मुझे पता है। और मैक्सिमम बच्चे चाहे कहीं पे भी रह रहे हो वो दिवाली के टाइम पे घर चले ही जाते हैं, होली और दिवाली पे। तो आप लोग घर जाएंगे तो मैं भी थोड़े काम से अपने जा रहा हूँ मुंबई, तो इसके रिगार्डिंग वीडियो 4-5 दिन अपलोड नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आप लोग कॉपरेट कीजिए। बाकी नवंबर से फिर कंटिन्यू 3 तारीख के बाद से वीडियो सीरीज कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।